हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट में। आज हम वर्ड विचार टॉपिक का सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, रमन में या वृष्टि में? तो री की मात्रा का उपयोग देखो, सबसे पहले लिखा है क्रिया। तो क्रिया में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो क्या है? र है, और रा का कौन सा रूप है का के नीचे? पदेन वाला। क्योंकि रा का रूप जो नीचे लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पदेन। वर्षा में भी रा का रूप है क्योंकि इसमें र लगा है ऊपर, वर्षा। तो ये रा का कौन सा रूप है? ये है रेफ वाला। और रमन में तो आपको रा पूरा ही दिख रहा है। और फिर बचा क्या? वृष्टि, जो हमारा आंसर करेक्ट होता है, वृष्टि। क्योंकि वृष्टि में जो वाक पर लगी है ये क्या है? रे की मात्रा है, ये रा का रूप नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होता है इसमें वृष्टि। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 या 36? तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, इसलिए आंसर इसमें करेक्ट होता है 33। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें आपको कंठ ध्वनियाँ बतानी है। तो देखो, क और ख। ये देखो क वर्ग जो हमने बताया था, तो क वर्ग किस में आता है? हमारा कंठ, यानी इसका उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है क ख। य क्या है? यारा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। च ज का उच्चारण स्थान कहाँ से था? तालु से, वेरी गुड। और ट था मूर्धा से। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है क ख, जो क्या है? कंठ ध्वनियाँ। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में कौन सा दंत्य है? इसमें आपको दंत्य वर्ड ढूंढना है। म, ल, प, उ। तो देखो, इसमें जो है वो म, प और उ, ये तीनों ही ओष्ठ वर्ण हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं? ओष्ठ से करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें करेक्ट होता है ल। इसका आंसर होता है क्योंकि ल जो है वो दंत व्यंजन है, क्योंकि ला का उच्चारण दंत से किया जाता है, दांत से किया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी में श ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ? तो शा ध्वनि जो है, यानी कि शा का उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं? तालव्य से। इसमें आंसर करेक्ट होता है तालव्य। अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन हैं, तो तालव्य व्यंजन में कौन कौन से हैं? द, ट, ड, ढ या च, छ, ज, झ या त, थ, द, ध या म, फ, ज, भ? तो इसमें तालव्य व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, यानी कि चा वर्ग पूरा हमारा तालव्य व्यंजन होता है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। तो इसमें आंसर करेक्ट होता है च, छ, ज, झ। अगला प्रश्न, य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धा या तालु? तो या का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसमें आंसर करेक्ट होता है तालु। अगला प्रश्न, ब ध्वनि है, ब जो ध्वनि है वो दंत ध्वनि है या ओष्ठ ध्वनि है या वर्तस्य ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? तो ब ध्वनि कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि ब का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, होठों से करते हैं। पा वर्ग पूरा ओष्ठ ध्वनि कहलाता है, पा वर्ग।
तो पा वर्ग में हमारा बा भी आता है। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, क्योंकि व का उच्चारण हम दांत और ओष्ठ दोनों से करते हैं, इसलिए इसमें आंसर करेक्ट होता है दंतोष्ठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं है। हमने आपको 5 वर्ग बताए थे, तो उनमें ये टा वर्ग है एक, तो टा वर्ग में कौन से नहीं होते हैं। तो टा में ठ, ड, ढ, ध या ण। तो इनमें कौन सा है जो टा वर्ग में नहीं आता। ध। ध किस में आता है, ध ता वर्ग में आता है। किस में आता है, ता वर्ग में। त, थ, द, ध। तो ता वर्ग में ध आता है, और ये तीनों जो है ये सभी टा वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, क, च, ट, य। तो देखो क, च, ट ये तीनों ही हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन य हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं होता, क्योंकि य क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन, इसलिए आंसर करेक्ट होता है इसमें य। अगला प्रश्न, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। इसमें आपको स्पर्श व्यंजन ढूंढने हैं। क, र, ल, ह, य, श, द, र, क, च, प, द, य, ह, श, र, ब। तो इसमें सभी स्पर्श व्यंजन कहाँ हैं, ये रहे क, च, प, द। ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन। इसमें आंसर करेक्ट होता है क, च, प, द। इसमें देखो, इसमें क, र, ल, ये र आपका अंतस्थ व्यंजन है ना, और ये ला भी, और हा क्या है, ऊष्म व्यंजन, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। या इसमें अंतस्थ व्यंजन है, तो और देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत। और इसमें देखो ह, श, र, तो हा इसमें क्या है, ऊष्म व्यंजन, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाता है। अगला प्रश्न, अर्ध स्वर हैं य, र, ल, य, व, य, र, व। तो अर्ध स्वर इनमें कौन से हैं, अर्ध स्वर होते हैं य, व। य, र, ल, व हमने आपको अंतस्थ व्यंजन बताए थे, ये 4 होते हैं। तो इनमें आगे वाला और पीछे वाला ये दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। और रा क्या होता है, रा हमारा लुंठित वर्ण होता है, और ल पार्श्विक वर्ण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ ड, य, स, ट। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य। इसमें आंसर करेक्ट होता है य। अगला प्रश्न, लुंठित वर्ण है, अभी बताया था लुंठित वर्ण ल है, र है, श, इसमें ये श हो गया है। तो इसमें लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित वर्ण है इसमें र। तो आंसर करेक्ट होता है इसमें र। पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है य, र, ल, या व। तो पार्श्विक व्यंजन इसमें कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन है इसमें ल। तो इसमें आंसर करेक्ट होता है हमारा ल। अगला प्रश्न, व व्यंजन है, तो व व्यंजन ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है। तो व व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होता है, इसलिए इसमें आंसर करेक्ट होता है अंतस्थ। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन नहीं है श, स, श या छ। तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसमें ऊष्म व्यंजन हमारा ये छ नहीं होता, क्योंकि छ क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं, जिनमें 2 वर्णों का मेल होता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये तीनों क्या हैं, ऊष्म व्यंजन हैं। और एक हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, स, श, स, ह, ये सभी क्या है, ऊष्म व्यंजन। और ये छ क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। यानी अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दोनों मिलकर कितने वर्ण हो जाते हैं, 6, 5,
8 या 9। तो देखो अंतस्थ में कितने वर्ण होते हैं 4 और ऊष्म में कितने होते हैं 4, कितने हो गए ये 8। तो आंसर इसमें फिर करेक्ट क्या होगा 8। अगला प्रश्न, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अभी बताया था संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन या महाप्राण। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आंसर करेक्ट होता है संयुक्त व्यंजन। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या श। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? श। श क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ये तीनों हमारे संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए किस किस से मिलकर बनते हैं। तो देखो जो छ होता है ये क यानी आधा क और ये इस वाले श से मिलकर बनता है। और त्र आधा ता प्लस रा से बनता है। और ज्ञ जो होता है ये ज यानी आधा ज और य इनसे मिलकर बनता है। और एक और होता है हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा? श्र। श्र, ये श्र किससे बनता है? ये श्र बनता है इस वाले श से, शलगम वाले श से और र से, यानी कि श जो होता है वो आधा होता है, र इसमें पूरा होता है, श्र। तो इस तरीके से ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, छ वर्ण किस योग से बनता है? अभी बताया था आधा क श से, आधा क च से, आधा क छ से, आधा क श से। तो जो छ वर्ण होता है वो क और श से बनता है। तो इसलिए आंसर इसमें करेक्ट होता है आधा क प्लस षटकोण वाला श। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग व हैं? 2, 5, 3 या 4? तो हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग व होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह, जिसे हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।